स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज हम लोग नया बैच जो आप लोगों का, अगर हम बात करें तो एएनएम, जो यूपी वाले का एएनएम का एग्ज़ाम होने वाले हैं, यूपीएसएससी, उसका आप लोगों का जैसे कि 11 जनवरी से एग्ज़ाम होने वाला है। तो उसके लिए आप लोगों का मैराथन बैच आ चुका है। आपको पूरी सिलेबस कवर मिलेंगे। एग्ज़ाम से आपको 15 दिन पहले पूरा सिलेबस कवर करवा के देंगे। तो आप लोग इस बैच में ज़रूर जुड़ जाइएगा। जो भी स्टूडेंट नहीं जुड़े हैं, इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप लोग क्लास में जुड़ जाइएगा। आपको वीवीआई जो नोट्स है, एग्ज़ाम में आने वाले जो क्वेश्चन है, वो सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। डेली आप लोगों को क्लासेज मिलेंगे। कोई भी डाउट्स रहते हैं तो वो भी आप लोग पूछ सकते हैं, क्योंकि अब आपके पास एग्ज़ाम में ज़्यादा समय है नहीं। तो जो भी स्टूडेंट इस बार यूपी में एएनएम की जॉब करना चाहते हैं, जिसे भी इस बार नौकरी की ज़रूरत है एएनएम की, तो सारे स्टूडेंट ज़रूर इस नंबर पर कांटेक्ट करके क्लास के ग्रुप में जुड़ जाइएगा। आप जैसे पेड क्लास ग्रुप में जुड़ते हैं, फी भी बहुत कम है, वहाँ पर आपको बता दिए जाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। और मोस्ट वीवीआई टॉपिक है मिडवाइफरी। आपके एग्ज़ाम में, एएनएम के एग्ज़ाम का सबसे फेवरेट टॉपिक और सबसे ज़्यादा आने वाला टॉपिक है। सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम आप पिछले कुछ सालों का जो एएनएम का एग्ज़ाम हुए हैं, उसका क्वेश्चन बैंक निकाल कर देखिएगा, तो उसमें आपको भर भर के इस टॉपिक से क्वेश्चन मिलेंगे। और सारे क्वेश्चन इस पीडीएफ में जो भी क्लास करवाएंगे उसमें इंक्लूड है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। क्या है? तो क्वेश्चन कह रहा है, यदि एक महिला केवल स्तनपान करा रही है तब गर्भ निरोधक सुरक्षा कब तक होंगे? मतलब कि कब उसको गर्भ निरोधक सुरक्षा माना जाएगा? ये फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को जानना ज़रूरी है। ऐसे आप लोग पहले भी बैचेज किए हैं तो आपको पता भी होगा। स्तनपान के बारे में अगर हम बात करें, तो अगर कोई गर्भवती महिला अपने बच्चे को दूध पिलाती है प्रसव के बाद, तो उसको स्तनपान कहे जाते हैं। और स्तनपान दिवस के बारे में अगर हम बात करें, तो अगस्त का फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में स्तनपान दिवस मनाए जाते हैं। और ये स्तनपान के जागरूकता के लिए WHO ने इस डेट को डिफाइंड किए हैं। तो इसके बारे में और भी डिटेल्स हम लोग कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में जानेंगे स्तनपान को लेकर, क्योंकि वहाँ पर इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो क्या कह रहा है कि अगर आप इतना बेसिक तो आप लोग जान चुके कि स्तनपान होता क्या है। मतलब केवल स्तनपान का ये तात्पर्य है कि जैसे क्या कि कुछ ऐसे महीने होते हैं कि जहाँ तक बच्चे को केवल स्तनपान करवाया जाता है। मतलब कि उसको खाने के लिए अदर चीज़ नहीं दिए जाते हैं, माँ अपनी बच्चे को केवल दूध पिलाती है। तो वही चीज़ पूछ रहे हैं कि कब तक उसका केवल स्तनपान कराए जाते हैं, तब गर्भ निरोधक सुरक्षा होगा। तो क्या होगा? प्रसव के 6 महीना बाद तक, करेक्ट, प्रसव के पश्चात 6 महीना तक, या प्रसव के 2 माह तक, या प्रसव पश्चात 12 माह, या प्रसव पश्चात 3 माह तक। तो कब तक केवल गर्भवती जो भी महिला है जो प्रसव करवाती है, वो मतलब कि अपने बच्चे को केवल स्तनपान करवाती है। तो ये आप सबको भी पता होंगे, जैसे कि आप सब बता भी रहे हैं। तो कब तक होते हैं? तो ये 6 माह तक, प्रसव के पश्चात 6 माह तक केवल स्तनपान करा रही है, तब गर्भ निरोधक सुरक्षा होगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इतना डिटेल्स हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि आपके एग्ज़ाम में इस टाइप से किसी भी क्वेश्चन पर, मतलब कि उस पर रिलेटेड पूछेंगे तो आप उसका उत्तर दे सकते हैं। तो चलिए इसका आंसर करते हैं हम लोग। कह रहे कि गर्भ अवस्था में भ्रूण शब्द का प्रयोग किया जाता है। गर्भ अवस्था में भ्रूण शब्द का प्रयोग कब होता है? या आप सबको भी पता होगा कि जैसे फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है, तो उसमें जो नर का, मेल बॉडी का जो स्पर्म आते हैं और मादा के अंडाशय में मिलते हैं, उसके बाद धीरे धीरे उसमें युग्मनज का फॉर्मेशन होते हैं। कुछ समय तक वो युग्मनज का फॉर्मेशन करते हैं। युग्मनज बनने के बाद, जायोट बनने के बाद उसको भ्रूण शब्द कहे जाते हैं, जब उसमें जान आने लगती है। तो वही आपसे पूछे जा रहे हैं कि गर्भ अवस्था के किस स्थिति में
कब जाकर उसको भ्रूण शब्द का प्रयोग किए जाने लगता है। ऐसे स्टार्टिंग में तो भ्रूण शब्द बोलते नहीं है, क्योंकि स्टार्टिंग में जब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है तो उसको युग्मनज जायोट बोले जाते हैं। धीरे धीरे वो विकसित होने लगते हैं, तब उसको भ्रूण भ्रूण कहे जाते हैं। उसके बाद बेबी बोले जाते हैं, उसके बाद इन्फेंट बेबी, ये सब मतलब कि समय के अनुसार बदलते जाते हैं उसका नेम भी। तो वही पूछ रहा है कि किस महीने कब जाकर ये मतलब कि भ्रूण शब्द प्रयोग किए जाते हैं। मतलब कि भ्रूण का फॉर्मेशन हो चुका है, क्योंकि उसमें क्या आता है, जान आ जाता है भ्रूण फॉर्मेशन होने पर। जैसे दिया है फर्स्ट ऑप्शन 0 से 3 सप्ताह, दूसरा है 0 से 5, तीसरा है 2 से 8 सप्ताह, चौथा है 9 सप्ताह से आगे। मतलब कि जब गर्भधारण करती है कोई भी महिला तो 9 सप्ताह से आगे जाकर भ्रूण शब्द का प्रयोग किए जाने लगता है। तो क्या होगा करेक्ट आंसर, फटाफट बताइए। पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा आंसर होगा। तो इतने बेसिक से भी अभी भी आपको बताया जा रहा है, ताकि अभी तक भी जो नहीं पढ़े हैं वो भी 11 जनवरी को अपने एग्ज़ाम में क्वेश्चन 4 के आए बिना कन्फ्यूजन के। 11 जनवरी को अपना मतलब कि पूरी तरीके से बनाकर आए, जिससे कि उसका रिजल्ट हो सके। तो जो भी इस बैच में जुड़ेंगे उसका रिजल्ट कंफर्म हो जाएगा। जिस तरीके से हम आपको बताएंगे, जिस तरीके से आपको नोट्स मिलेगा, तो आपका रिजल्ट निश्चित रूप से होगा। इससे पहले BTSC ANM में भी बहुत सारे स्टूडेंटों का जॉब हुआ है, तो आप लोगों का भी ज़रूर होगा। तो फटाफट बताइए इसका आंसर। हाँ, तो क्या होगा, तो सही बता रहे, मतलब कि 9 महीना आगे जाके, कितना, तो सॉरी 9 सप्ताह आगे जाके, 9 सप्ताह जब हो जाते हैं तो उसे भ्रूण शब्द कहे जाने लगता है, भ्रूण शब्द का प्रयोग किए जाने लगता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। हम जितना भी क्वेश्चन करवाएंगे उसके इर्द गिर्द का जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारी चीज़ बताएंगे, क्योंकि आपका एग्जाम मल्टीपल शिफ्ट में होंगे। मतलब कि मल्टीपल शिफ्ट का ये मतलब है कि आपका एग्ज़ाम एक दिन में 2 या 3 शिफ्ट होंगे, तो 3-4 दिन एग्ज़ाम चलेगा, क्योंकि फॉर्म तो अच्छा खासा भरा है, कंपटीशन भी अच्छा है, और जो स्टूडेंट पहले से भी ज्वाइन है उसका भी तैयारी बहुत बेहतरीन है। तो अगर आपके एग्ज़ाम में इस तरीके से क्वेश्चन इस पर पूछे जाते हैं, तो उससे दूसरे टाइप का अगर क्वेश्चन नेक्स्ट शिफ्ट में पूछे जाते हैं, तो वो सारी चीज़ भी हम आपको बताते हुए चलते हैं, जिससे किसी भी शिफ्ट वाले स्टूडेंट को ये न लगे कि हमारे में डायरेक्ट आंसर नहीं फंसा। तो इसलिए सारी चीज़ उसके रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारी चीज़ भी हम आपको बताते हुए चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि गर्भ अवस्था के दौरान एक महिला को कितनी मात्रा में अतिरिक्त प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है। अगर कोई महिला है तो कह रहा है कि गर्भधारण जब करती है, तो आपको ऐसे भी पता होगा कि जब भी कोई महिला गर्भधारण करती है तो उसे अतिरिक्त प्रोटीन, कैलोरी, आयरन, इन सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। नॉर्मल जो स्थिति में रहते हैं बिना गर्भधारण किए, उसके अपेक्षा जब भी कोई फीमेल गर्भधारण करती है तो उसको अतिरिक्त इन सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पर प्रोटीन का आया है तो आगे आपको कैल्शियम का भी पता चलेगा, आयरन का भी पता चलेगा कि कितना अतिरिक्त ज़रूरत पड़ती है। जहाँ पर वो क्वेश्चन आएंगे वहाँ पर हम उसका जानकारी और आंसर भी जानेंगे। तो कितना है फर्स्ट ऑप्शन, 10 ग्राम प्रतिदिन अतिरिक्त चाहिए नॉर्मल स्थिति से। या जैसे क्या, एक महिला है जो गर्भवती नहीं है, जो गर्भधारण नहीं किया है, मतलब कि गर्भ अवस्था में नहीं है, और एक महिला है जो गर्भधारण किया है, तो उसको मतलब कि इसकी तुलना में एक दिन में कितना अतिरिक्त प्रोटीन की ज़रूरत पड़ेगी, वही आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन पूछने का वही मतलब कि इसका तात्पर्य है। पहला है 10 ग्राम प्रतिदिन, दूसरा है 5 ग्राम, तीसरा है 20 ग्राम, चौथा है 40 ग्राम प्रतिदिन। तो फटाफट बताइए कि कितना ग्राम प्रतिदिन अतिरिक्त प्रोटीन की ज़रूरत पड़ेगी एक गर्भवती स्त्री को। तो जैसे कि आप सबका आंसर भी आ रहा है, तो क्या होगा, 10 ग्राम प्रतिदिन अतिरिक्त जो प्रोटीन है वो गर्भवती महिला को चाहिए। अतिरिक्त प्रोटीन नॉर्मल स्थिति की अपेक्षा एक गर्भवती महिला को 10 ग्राम प्रतिदिन क्या चाहिए, तो अतिरिक्त प्रोटीन चाहिए। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। अब आगे आपको कैल्शियम से भी, प्रोटीन समझ गए और कैल्शियम भी चाहिए, तो वही है एक गर्भ अवस्था के दौरान एक महिला को कैल्शियम की कितनी कैल्शियम की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी, मतलब कि अतिरिक्त या कैल्शियम की कितनी मात्रा चाहिए एक गर्भवती महिला को। जैसे कि यहाँ पर दिया है 500 मिलीग्राम, क्या है,
इसको ऐसे भी लिखा रहेगा ml, mg, मिलीलीटर हो गया, mg मतलब मिलीग्राम। तो कह रहा है कि कितना मिलीग्राम है, 500 मिलीग्राम प्रतिदिन चाहिए, 1000 या 1200 या 400 मिलीग्राम प्रतिदिन। तो कितना मिलीग्राम कैल्शियम प्रतिदिन मतलब कि आवश्यकता पड़ती है एक गर्भ अवस्था वाली महिला को। प्रोटीन समझ गए, 10 ग्राम प्रतिदिन चाहिए अतिरिक्त। अब कैल्शियम के बारे में भी आप लोग बता दीजिए, और यही सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। इसलिए हम आपको बताते हैं कि मिडवाइफरी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से कवर करके जाना है, और ये सब नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। अगर आप लोग क्लास के ग्रुप में जो नहीं जुड़े हैं, बहुत सारे क्लास के ग्रुप में जुड़े हुए हैं स्टूडेंट, जो नहीं जुड़े हैं इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके जुड़ जाइएगा। आगे की 70 50 87 29 96, ठीक है। और आगे की जो भी क्लासेज है, जो भी नोट्स है आपको मिल जाएंगे। फी बहुत कम है, जिसमें हम आपको पूरी सिलेबस कवर करवा कर एग्ज़ाम से 15 दिन पहले देंगे, और एग्ज़ाम 15 उसके बाद आपका पूरा रिवीजन चलेगा, टेस्ट सीरीज सारे कुछ आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो चलिए क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मतलब कि 1000 मिलीग्राम प्रतिदिन जो कैल्शियम है उसकी मात्रा की ज़रूरत पड़ती है एक गर्भवती महिला को। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसका आंसर करिए, ये भी आंसर आप लोग कर सकते हैं, कुछ नहीं है क्वेश्चन में। कह रहा है कि मासिक धर्म चक्र की लंबाई 32 दिन, और जो MLP क्या है LMP जून 10 मानते हुए एक डेट दिया है। तो निम्नलिखित में से कौन सा मतलब इस डेट से माना जा रहा है मासिक धर्म चक्र की, तो 10 जनवरी से मानते हुए LMP से, तो संभावित उसका प्रसव की तिथि, इसी तिथि से डॉक्टर बता देते हैं ना आप लोगों को कि मतलब कि इसका प्रसव का एग्जैक्टली डेट, या उस महीना में इस तारीख तक के प्रसव का डेट होंगे, तो इसी आधार पर वो बताए जाते हैं। तो उस अनुसार संभावित जो प्रसव की स्थिति होंगे वो क्या हो जाएगा, तो 12 मार्च हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 12 मार्च हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर करिए। इसका आंसर कर सकते हैं, वैसे बहुत ज़्यादा हार्ड तो है नहीं, आएगा इस टॉपिक से हार्ड भी क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि ये टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले टॉपिक है। तो आगे चलकर इससे हार्ड क्वेश्चन भी आएंगे। अभी हम लोग बेसिक क्वेश्चन देख रहे हैं, और ये सब क्वेश्चन किसी न किसी ANM एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो ज़रूर आप लोग इस सब जो भी क्वेश्चन आपको करवाए जाते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कर रहा है क्वेश्चन, कह रहा है कि गर्भ अवस्था के दौरान औसतन वजन कितना होता है। जिसको पता है कमेंट करके बताइए। एक महिला जब गर्भ धारण करती है तो उसका औसतन वजन बढ़ जाता है। जैसे कि अगर कोई महिला गर्भ धारण नहीं किया है और वो गर्भ धारण करती है, तो जब गर्भ धारण नहीं रहते उस समय का वेट और गर्भ धारण करने के बाद उस समय का वेट बढ़ जाता है, क्योंकि उस समय में सारी चीज़ें बढ़ने लगती है, सर्विक्स का मतलब फैलाव होने लगता है, और भी सारी चीज़ें मतलब कि बढ़ने लगती है। उसमें बहुत सारे हार्मोन एक्टिव हो जाते हैं, जिससे कि स्तन का भी मतलब कि ज़्यादा होने लगते हैं, इस कारण और भी वेट भी बढ़ने लगते हैं। तो वही पूछे जा रहे हैं कि कितना वेट बढ़ता है। तो अगर इंटरवल में दिया है, यहाँ पर क्या है मतलब कि रेंज में दिया 5 से 6 केजी, 10 से 12, 15 से 16, 19 से 20, तो कितना हो जाएगा। तो देखिए ऐसे अगर एवरेज में रहता तो 11 केजी लेते हैं। कितना लेते हैं, 11 केजी लेते हैं। तो देखिए 11 केजी किसके बीच में है, तो 10 से 12 के बीच में है ना। तो क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। अगर इंटरवल में पूछे तो ऐसे रहेगा, या ऐसे दे दिया कि 9 केजी, 11 केजी या 20 केजी, तो आप लोग उसको सही कर दीजिए 11 केजी। अगर इंटरवल में इसको भी देखिए, इसको भी अनुपात है, ये अनुपात मतलब कि इंटरवल में दिया है, इसको भी अगर आप एवरेज में निकालिएगा तो क्या करिएगा, इस दोनों को जोड़िएगा, 2 से भाग दीजिएगा। देखिए 10 और 12 कितना हुआ, 22 हुआ, 2 से भाग देंगे तो 11 केजी आया। तो किसी भी तरीके से एग्जामिनर पूछेंगे। अगर पहला शिफ्ट में इंटरवल में दे दिया, दूसरा शिफ्ट में डायरेक्ट दे दिया कि 11 केजी, तो आप लोग जिसके शिफ्ट में इंटरवल में भी रहेगा वो भी, उसका भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, वो भी बना लेगा। जिसमें एवरेज में रहेगा तो वो तो बना ही लेगा। 11 केजी अप्रॉक्स होते हैं, और वैसे इंटरवल में 10 से 12 केजी। नेक्स्ट है कि कुल गर्भपात के 3/4 गर्भपात होता है कब, गर्भ अवस्था के प्रथम 5 सप्ताह के दौरान, गर्भ अवस्था के 20 सप्ताह के दौरान, थोड़ा सा ऑप्शन एक ही जगह आ गया, या गर्भ अवस्था के प्रथम 16 सप्ताह के दौरान, या गर्भ अवस्था के 10 माह के बाद।
तो ये कब होते हैं? तो ये आपको गर्भ अवस्था के प्रथम 16 सप्ताह के दौरान। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए इसका आंसर करिए। कह रहा है कि फीटोस्कोप के द्वारा सर्वप्रथम FHS ये एक तरीके से मतलब कि फेटल हार्ट साउंड है, मतलब कि वही पूछ रहा है, अगर इसका फुल फॉर्म बताए, फेटल हार्ट साउंड होती है, वही पूछ रहा है कि फेटोस्कोप के द्वारा सर्वप्रथम FHS कब सुनी जा सकती है, मतलब कि गर्भ अवस्था के दूसरे सप्ताह में, या गर्भ अवस्था के 18वें, 28वें या 35वें सप्ताह। तो किस सप्ताह में FHS फेटल हार्ट साउंड सुनाई देने लगती है फेटोस्कोप के द्वारा? तो बताइए, बता सकते हैं। तो ये कब सुनाई देने लगता है? तो ये आपको गर्भ अवस्था के 18वें सप्ताह से सुनाई देने लगता है। कहता है ना कि मतलब कि बेबी का जो मूवमेंट है, जो साउंड है, वो सुनाई दे रहा है। तो मतलब वही कह रहा है कि फेटोस्कोप के द्वारा जो सर्वप्रथम FHS सुनाई देती है वो कब देती है? तो 18वें सप्ताह में जाकर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। इसका भी आंसर आप लोग बता सकते हो। बहुत ही इजी क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इससे तो बहुत सारे टाइप, मतलब कि कितने 4-5 टाइप तो वैसे ही बना सकते हैं। 4 टाइप से इसका क्वेश्चन को अरेंज कर सकते हैं। कह रहा है कि मानव में गर्भ अवस्था की अवधि होती है। अब मानव दिया है तो ये मत सोचिएगा कि जेंट्स भी, मतलब मेल भी। मेल तो गर्भ धारण करता नहीं है, फीमेल ही करेंगे। हाँ, जंतु कहेगा तो जंतु में जो मादा हो के जंतु वो करते हैं। और मानव कहा है तो मानव में ऑब्वियसली है कि ओमेन ही गर्भ धारण करेंगे। तो ये मत सोच लीजिएगा मानव दिया है तो कन्फ्यूजन मत रखिएगा। अरे कि मानव में गर्भ अवस्था की अवधि क्या होती है? तो ये तो सबको पता है कि 9 महीना होता है कैलेंडर के हिसाब से। कितना होता है? 9 महीना होता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन में दिया गया है 9 महीना 7 दिन। तो आप एग्जाम में जाके इसको टिक कर दीजिएगा और गलती बना के आ जाइएगा। ये तो महीना के हिसाब से हुआ, कैलेंडर महीना के 9 महीना। और दिन में देखा जाए तो 280 दिन होता है गर्भधारण का। सप्ताह में भी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं आप। दिन में कितना होता है? तो 280 दिन गर्भधारण की अवधि होती है। ल्यूनार महीना में बात करें तो 10 ल्यूनार महीना होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये तीनों ऑप्शन सही है। अब इसी से 3 टाइप के क्वेश्चन बना सकता है। सिर्फ ऑप्शन में दे देगा 10 ल्यूनार, 12 ल्यूनार, 15 ल्यूनार। तो क्या एक क्वेश्चन ये हो गया। या महीना के टर्म में दे दिया, कैलेंडर महीना 9 महीना, 12 महीना, 7 महीना, 18 महीना। तो इसमें भी एक क्वेश्चन बन जाएगा। दिन के हिसाब से दे दिया 270, 280, 180, इस तरीके से दे दिया तो 4 क्वेश्चन, 3-4 क्वेश्चन तो यहीं से बन गया 4 क्वेश्चन। तो अगर किसी भी टाइप से पूछेंगे तो अब आपको गलतियां नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप यहाँ से पढ़ रहे हैं तो आपको रिजल्ट लाना चाहिए। जिस तरीके से आपको क्लासेज नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं तो आपका रिजल्ट निश्चित सुनिश्चित होगा। आप लोग क्लास के जो ग्रुप है, पेड क्लास ग्रुप, उसमें जुड़ जाइएगा। और भी जो नोट्स है, क्लासेज है, वो भी आपको मिलेंगे। और भी क्लासेज होते हैं तो उपयुक्त इसका सभी हो जाएगा। इसका आंसर करिए। कह रहा है कि ये न्यू बैच है, स्टार्टिंग से आज शुरू ही हुआ है, तो आज ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होगा, कल से ज़्यादा क्वेश्चन करवाया जाएगा। कह रहा है कि किस दौरान गर्भवती महिला द्वारा किंगनंग का अनुभव किया जाता है? मतलब कि एक गर्भवती महिला द्वारा किंगनंग का अनुभव किया जाता है कब? 8 से 10 सप्ताह, 12 से 14, 16 से 20 या 22 से 24वें सप्ताह में। तो ये किस सप्ताह में किंगनंग का अनुभव किए जाते हैं? तो फटाफट बताइए किस सप्ताह में होता है? ये 16 से 20वें सप्ताह में होता है। कब? तो 16 से 20वें सप्ताह में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। किस में होता है? तो 16 से 20वें सप्ताह में। महीना नहीं है, सप्ताह दिया है। इसमें है कि कम से कम कह रहा है कि कुल कितना प्रसव पूर्व दौरा करानी चाहिए, मतलब प्रसव से पहले कितनी बार जानी चाहिए, मतलब कि डॉक्टर से सलाह लेने के लिए। तो ये पूछ रहा है कि प्रसव से पूर्व कितनी दौरा होनी चाहिए। कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा बहुत बार जा सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि किस तिमाही में है। मतलब कि होता है ना कि ट्राइमेस्टर, किस ट्राइमेस्टर है, लास्ट ट्राइमेस्टर में, थर्ड ट्राइमेस्टर में। तो आप सप्ताह में भी जा सकते हैं चेकआउट के लिए, मतलब कि दौरा कर सकते हैं।
लेकिन ये मिनिमम से मिनिमम करते हैं। तो मिनिमम से मिनिमम कितना जानते हैं, एक तो स्टार्टिंग में जाना पड़ता है, उसके बाद अगर कम से कम जाना चाह रहे हैं तो वैसे भी 3 आपको किस में जाना पड़ेगा, एक स्टार्टिंग में और 3 आपका जो होता है ना ट्राइमेस्टर, फर्स्ट दूसरा तीसरा ट्राइमेस्टर, प्रथम तिमाही दूसरे तीसरे तिमाही, तो उसमें तो जाना ही पड़ेगा। तो कम से कम कितनी प्रसव पूर्व दौरा करनी चाहिए, तो कम से कम 4 तो हो ही जाएंगे, कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा की नहीं कह रहे, कम से कम 4 तो होनी चाहिए प्रसव पूर्व दौरा। ठीक है, इसका भी आंसर आप लोग कर सकते हैं। तो ये आपको पता है कि गर्भवती महिला को टेटनस टॉक्साइड की जो सुई है, जो खुराक है, वो दिए जाते हैं। लेकिन वही चीज़ यहाँ पर पूछा जा रहा है कि एक गर्भवती महिला के लिए टेटनस टॉक्साइड की 2 खुराक के बीच का जो अंतर होता है, न्यूनतम अंतराल होता है ना, 2 खुराक के बीच का अंतराल, जैसे क्या कोरोना का वैक्सीन पड़ रहा था तो 1 वैक्सीन और 2 वैक्सीन के बीच 2-3 महीना के गैप ले रहा था, उसी तरीके से बच रहा है कि मतलब कि टेटनस टॉक्साइड का जो खुराक है उसका न्यूनतम अंतराल कितना होना चाहिए। मतलब कि 2 खुराक अगर दिए जा रहे हैं तो मतलब कि गर्भवती महिला को टेटनस टॉक्साइड की खुराक दिए ही जाते हैं। तो वही पूछ रहा है कि मतलब कि उसके बीच का न्यूनतम अंतराल कितना होना चाहिए, 8 सप्ताह, 4, 3 या 2 सप्ताह, तो कितना होना चाहिए। तो उसके बीच का जो न्यूनतम अंतराल होनी चाहिए वो कम से कम 4 सप्ताह होनी चाहिए। कितना, तो कम से कम 4 सप्ताह तो होनी ही चाहिए। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके रिगार्डिंग आपको शॉर्ट नोट, मतलब कि थ्योरी टाइप में आपको नोट्स मिल जाएंगे ग्रुप में, आप अगर ज्वाइन करते हैं तो इसके रिगार्डिंग और भी जो डिटेल्स है जहाँ से क्वेश्चन और भी फ्रेम किए जा सकते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही बता रहे हैं क्योंकि अब आपके पास समय कम है। इसके रिगार्डिंग जो थ्योरी की बातें हैं शॉर्टली बताएंगे क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, क्योंकि आपको सेमेस्टर वाला एग्ज़ाम तो देना नहीं, कंपटीशन के लिए क्रैक करना है, तो उस तरीके से आपको शॉर्ट थ्योरी भी मिल जाएंगे अगर आप क्लास ग्रुप में ज्वाइन करते हैं। इसके रिगार्डिंग इस तरीके से सब क्वेश्चन के जो भी होंगे जहाँ पर भी ज़रूरत लगेगी उसका मिल जाएगा आप लोगों को। तो इसलिए अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो ज़रूर आप लोग क्लास में जुड़ जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गर्भ अवस्था की वह समय अवधि जिसमें प्रथम तिमाही कहा जाता है। देखिए हमने आपको बताया कि 9 महीना का क्या होता है, तो गर्भ धारण किया जाता है। तो एक को पहला तिमाही, दूसरे को तीसरा तिमाही, 3-3 महीना को बांट दिया जाता है। प्रथम तिमाही, दूसरे तिमाही, तीसरे तिमाही, मतलब कि प्रथम तिमाही में क्या क्या चेंजेज आए गर्भ अवस्था की स्थिति में, दूसरे में तीसरे में किस तरीके से डेवलप हो रहा है, ये सब सारी चीज़ें मतलब कि जांच किए जाते, पता लगाए जाते हैं। तो उसमें ये सहूलियत होती है, इसलिए इसको 3 ट्राइमेस्टर में बांटा जाता है। तो वही पूछे जा रहा है कि प्रथम तिमाही जो होते हैं, ये पहला तिमाही, ये दूसरा, ये तीसरा तिमाही, 3-3 महीना का। तो प्रथम तिमाही स्टार्टिंग से किस सप्ताह तक होती है, ये तो पता है कि 3-3 महीना का होता है। तो ये सप्ताह में पूछ रहा है कि मतलब कि महीना में रहता तो आप तो कंफ्यूज होंगे नहीं, इसलिए सप्ताह में पूछा है कि प्रथम तिमाही जो है वो किस सप्ताह में होगी। प्रथम 12 सप्ताह को पहला तिमाही कहते हैं, या 5 से 6 सप्ताह को, 13 से 28 या 29 से 40 सप्ताह को। तो किसको कहेंगे, तो 12 महीना को देखिए, 12 महीना को एक सप्ताह में कितना, एक महीना में 4 सप्ताह होता है। तो अगर 4 से भाग देंगे 12 सप्ताह है तो हमको महीना निकल जाएगा। 3 महीना आ रहा है, 3 महीना ही ना पहला तिमाही होंगे, दूसरा फिर अगला 3 महीना, तीसरा फिर अगला 3 महीना तिमाही, तो क्या हो जाएगा। तो पहला इस तरीके से भी आप सोच के भी आंसर कर सकते थे। तो प्रथम 12 सप्ताह प्रथम तिमाही कहे जाते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ये आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका, कह रहा है कि गर्भ अवस्था की वह समय अवधि जो द्वितीय तिमाही के नाम से भी जाना जाता है। देखिए प्रथम तिमाही 12 सप्ताह तक हुआ, 12 सप्ताह तक प्रथम तिमाही हुआ। तो कह रहा है कि दूसरे तिमाही कब से कब तक होगा। तो दूसरे तिमाही की हम बात करें तो वो आपको 12 तक हुआ था पहला तिमाही, तो दूसरे तिमाही कब से होंगे, तो 13 से 28 सप्ताह। कब, तो 13 से 28 सप्ताह दूसरे तिमाही होंगे। पहला 1 से 12 सप्ताह, 0 से 12 सप्ताह तक, दूसरा 13 से 28 सप्ताह तक क्या हो जाएंगे, दूसरे तिमाही हो जाएंगे।
सारे तिमाही वाला एक जगह रखें ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, रिवीजन समय भी आपको हेल्प मिले और आपको एक जगह रहेंगे तो आपको पता चलेगा कि मतलब कि ये इससे हमको यहाँ से रिवाइज हो जाएगा। तो चलिए, ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है कि गर्भ अवस्था का समय अंतराल, मतलब कि जिसे तीसरे तिमाही कहे जाते हैं, गर्भ अवस्था का वह समय अंतराल जिसको तीसरा तिमाही कहा जाता है। पहला हम लोग 12 सप्ताह तक देखे, दूसरा 13 से 28 तक देखे थे ना, तो तीसरा कहाँ से होंगे, तो 29 से कहाँ तक हो जाएगा, तो 40 तक, 29 से 40 सप्ताह तक क्या हो जाएगा, आपका तीसरा तिमाही हो जाएगा। इंग्लिश में थर्ड ट्राइमेस्टर बोले जाते हैं। ठीक है, तो ये तीनों क्वेश्चन हम फटाफट कर लिए और तीनों क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेटेड थे। गर्भ अवस्था की स्थिति 9 महीना होती है जिसको 3 ट्राइमेस्टर में बांटा जाता है, पहला तिमाही, दूसरा तिमाही, तीसरा तिमाही। पहला तिमाही 12 सप्ताह तक, दूसरा 13 से 28 तक, तीसरा 29 से 40 तक। याद हो गया। अब इससे क्वेश्चन पूछेंगे किसी तिमाही से किसी शिफ्ट में आएंगे तो आपको दिक्कत अब नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। कह रहा है कि कौन से वर्ष में पहली बार भारत में एटीपी एक्ट लागू किया गया। एटीपी एक्ट किस वर्ष लागू हुआ था, मतलब वैधानिक तौर से लागू कब हो गया था, 1970, 71, 72 या 75 में। तो किस वर्ष ये हुआ था वैधानिक रूप से, अगर हम इसकी बात करें तो ये 1971 में वैधानिक रूप से लागू हो चुका था एटीपी एक्ट भारत में। ठीक है, एटीपी एक्ट के बारे में पूरी डिटेल्स में हम आपको क्लास के ग्रुप में भेज देंगे, क्योंकि अगर हम यहीं पे पूरी डिटेल्स बताने लगेंगे तो आप लोगों को पूरी सिलेबस एक महीना ही आपका 1 से 1.5 महीना है, तो उसमें कवर होने में थोड़ा सा दिक्कतें होंगी। तो वैसे हम आपको ग्रुप में सारे डिटेल्स भेज देंगे उसके रिगार्डिंग, है वैसे कुछ नहीं, उसमें जो भी होंगे उसके रिगार्डिंग जो भी तथ्य है वो बता देंगे। मेनली क्वेश्चन आपको यहीं से पूछेंगे, उतनी गहराई में आपको जाएगा नहीं, इसलिए यहाँ पर हमने इसी क्वेश्चन को फ्रेम किया है। और डिटेल में जिसको भी जानना है या और भी जिसको रिजल्ट चाहिए वो सारे स्टूडेंट क्लास के ग्रुप में जुड़ जाइएगा। WHO के बारे में भी आप लोग बहुत जानते होंगे और वैसे हम यहाँ पर चर्चा बहुत सारे करने वाले हैं WHO के बारे में। करें कि WHO के अनुसार आज बहुत सारे चीज़ों को डिटेल्स में बताना पड़ा, इसलिए क्वेश्चन कम हो गया, नहीं तो 50 के अप्रॉक्स हम लोग करते क्वेश्चन। कह रहा है कि WHO के अनुसार प्रसव पश्चात, प्रसव के बाद ..= मिलीलीटर से अधिक रक्त स्त्राव की हानि से प्रसव उत्तर की रक्त के रूप में परिभाषित किया जाता है। कह रहा है कि WHO आप लोग जानते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, TH, हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या होते हैं, तो स्वास्थ्य पूरे विश्व भर में स्वास्थ्य संबंधित डिसीजन, सारी चीज़ें जैसे वैक्सीन सब का अप्रूवल, ये सब WHO ही लेते हैं। इसकी स्थापना की बात करें तो कब हुआ था, 1948 में ना, और हमारे देश की आज़ादी के बाद इसकी मुख्यालय की बात करें तो कहाँ है, जिनेवा में, जो कि कहाँ है, स्विट्जरलैंड में है। इसके बारे में और भी डिटेल्स आपको पूरा थ्योरी भी मिल जाएंगे, वैसे हम आपको दिखा ही देते पूरा थ्योरी। WHO के बारे में पूरी डिटेल्स में है, ये सब आपको क्लास के ग्रुप में मिल जाएगा। जैसे कि फुल फॉर्म भी लिखा गया है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, जो कि विश्व भर में स्वास्थ्य के लिए समर्पित संयुक्त राष्ट्र संघ की एक विशेष एजेंसी है, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयासों का स्वास्थ्य संबंधित समन्वयन करता है। स्वास्थ्य आपात स्थिति जैसे कोरोना के समय में जो भी गाइडलाइंस आती थी, जो भी टीका का अप्रूवल मिलता था, वो WHO के द्वारा ही मिलते थे। किसी भी देश में किसी भी रोग का समाप्ति होता है तो उसका उन्मूलन की घोषणा WHO ही करते हैं। जैसे कि स्मॉल पॉक्स भारत से उन्मूलन हुआ है तो इसकी भी घोषणा WHO किए हैं। वह कह रहा है कि स्वास्थ्य आपात स्थिति की प्रतिक्रिया निर्देशित करता है, स्वास्थ्य जीवन को बढ़ावा देता है, ये सभी चीज़ें यहाँ पर दिया गया है।
इसके बाद इसकी स्थापना की बात करें तो इसका मुख्यालय जिनेवा में है, जो कि स्विट्ज़रलैंड में इसका मुख्यालय है। स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। हमारे देश 1947 में आज़ाद हुआ था, उसके अगले साल ये इसकी स्थापना हुई है, याद रखने के लिए बता रहे हैं। और भारत में भी इसका मुख्यालय, सभी देश में भी होता है, ये तो विश्व का बोले कि स्विट्ज़रलैंड में जिनेवा में है। भारत में इसकी मुख्यालय की बात करें तो न्यू दिल्ली में इसका WHO का मुख्यालय है। तो इस तरीके से जो भी पॉइंट्स है और भी बहुत सारे क्वेश्चन का हमने बताए थे, तो ये सब भी आपको क्लास के ग्रुप में मिल जाएंगे। तो जो भी स्टूडेंट जिसको भी रिज़ल्ट चाहिए इस बार ANM में, UP ANM में, तो वो सारे स्टूडेंट इस नंबर पर 7050872996 इस नंबर पर कांटेक्ट करके, कॉल करके आप लोग व्हाट्सअप जो क्लास के जो ग्रुप है उसमें जुड़ जाइएगा। हम आपको पेमेंट करने पर ज्वाइन कर देंगे। फ़ी बहुत कम है, अभी डिस्काउंट चल रहा है, तो ज़रूर जुड़ जाइएगा, क्योंकि बैच स्टार्ट ही हुए हैं, न्यू बैच। इससे पहले बैच चल रहे थे, लेकिन ये मैराथन बैच है जो कि आप लोगों को पूरी जो सिलेबस है कवर करवा के देंगे और रिज़ल्ट आप लोगों का सुनिश्चित होगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में और भी बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे और भी सारी चीज़ें जानेंगे। थैंक यू।